विद्युत धारा उत्पन्न होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा नहीं उत्पन्न हो सकता है? इन एक्सपेरिमेंट में विलीन हो चुके थे कि घर नहीं जाते थे, दिन रात लैब में लगे रहते थे। लंबवत अंदर की ओर नहीं होता, लंबवत किधर होता है? बाहर की ओर होता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके सामने प्रस्तुत हूं लेक्चर नंबर 6 अर्थात चैप्टर नंबर 6 लेकर, जिसका नाम होने वाला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के इस चैप्टर में हम क्या कुछ खास पढ़ने वाले हैं, पहले हम उन सभी चीजों की भूमिका बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम 5 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और नंबर है अब 6वें चैप्टर की। और जो भी चैप्टर है उनको हम बड़ी ही सूक्ष्म तरीके से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी बड़ी ब्रीफ में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका एक तरीके के शॉर्ट टाइम रिवीजन हो जाए और जल्दी जल्दी चीजों को आप रिकैप भी कर पाए। कुछ बच्चों का कमेंट है, सर आप पढ़ा तो रहे हैं क्रैश कोर्स, लेकिन पूरा पूरा पढ़ा दे रहे हैं। हम कहा ठीक है सर, पूरा पूरा पढ़ा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, उनसे भी हमको सीखने को मिलता है। हमें कम समय में ज्यादा कंटेंट चाहिए। अब कम समय में ज्यादा कंटेंट लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ाने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स से लेकर अन्योन प्रेरक और स्व प्रेरक तक। ठीक है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन क्या होता है, उसके बाद में इंडक्टेंस क्या होता है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, हर एक प्रकार के फॉर्मूले की यहाँ बात करते हैं। प्यारे बच्चों, ये 6वां चैप्टर बहुत छोटा सा है, लगभग 1 घंटे से आसपास में इस चैप्टर हम निपटाने का प्रयास करेंगे और आप अंत तक बने रहिएगा। बस आपसे मेरा यही दरख्वास्त है, यही कहना है। और अंतिम में जाके आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि कैसा है, यानी कैसा लगा ये चैप्टर आपको, क्या इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि है तो बड़ा आसान। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम भूमिका बनाते हैं और भूमिका बनाने के क्रम में हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन भूमिका यह है कि आखिर में यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यदि आपके पास 2-3 छोटे-छोटे इक्विपमेंट मिल जाए, जैसे कि कुछ कोई तार का एक कुंडली मिल जाए, चुंबक मिल जाए, साथ-साथ में आपको यहाँ पर एक बोल्ट क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर मिल जाए, तो आप इन एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि फैराडे ने सबसे पहले इसके बारे में कुछ जो भी कहा, ठीक है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। फैराडे एक वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, जैसे अभी तक पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे चैप्टर में देख रहे थे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, और स्टार्टिंग में जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया और उसके बाद मूविंग चार्ज बताया, तो हम ये भी बताए कि अगर कहीं किसी कंडक्टर में यानी किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां से कहीं ना कहीं, ठीक है, वहां से कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो भाई साहब, अगर विद्युत धारा उत्पन्न होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा नहीं उत्पन्न हो सकता है? हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। बस यही काम और इसी तलाश में लग गए कौन? फैराडे साहब। फैराडे साहब ढूंढने लग गए कि कैसे कैसे क्या होगा। इनके पीछे इनकी कहानी ढेर सारी है। फैराडे साहब ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट जस्ट लाइक कि वो इतना ज्यादा उन एक्सपेरिमेंट में विलीन हो चुके थे कि घर नहीं जाते थे, दिन रात लैब में लगे रहते थे। और लैब में जब तक उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, तब तक वह पूरा दिन रात, यहाँ तक कि खाना होना, सोना होना भी सब उन लैब में ही होने लगा उनका। तो इन्होंने इन्होंने किया क्या, देखो, कोई कोई चीजें ऐसी होती है ना कि इंसिडेंटली होती है, एक्सीडेंटली होती है, अचानक से हो जाती है। तो कहने का मतलब ये भी जो उनका एक्सपेरिमेंट रहा, अचानक से हो गया। तो उनका हम एक निष्कर्ष पे आते हैं, कहेंगे सर क्या कहानियां बताया जा रहा है। कहानी बताने के लिए हमारे पास डिटेल टाइम तो है नहीं, नहीं तो मैं बताता, बड़ा इंटरेस्ट के साथ बताता, बड़ा डिटेल के साथ पढ़ाता। इस चैप्टर को भी मैं 5 घंटे के आसपास, 4 घंटे के आसपास तो लेके चली जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा वक्त है कम और हमें कंटेंट चाहिए ज्यादा। हाँ, एक चीज और आपको दिला दे कि ठीक है, 14 दिसंबर को हमारा लेक्चर आ रहा है, ठीक है, अर्थात संडे को। तो आप लोग जो है उसको जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल 12 घंटा का महामैराथन होने वाला है, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। और हमें उसमें आपका साथ चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उसका फैराडे लॉ का एक्सपेरिमेंट ये आया कि अगर हम किसी भी कुंडली के आसपास, ठीक है, किसी भी कुंडली में अगर चुंबक को गति कराते हैं, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और ये जो आप इफेक्ट देखते हैं, ये जो प्रभाव देखते हैं, या ये जो व्यवस्था आप देखते हैं, इसको हम कहते हैं
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या ये जो घटना होती है इसे हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इतना हल्का फुल्का भूमिका तो हमने बना ही दिया है। अब इन्हीं भूमिका के साथ में जो है हम अपने चैप्टर को आगे प्रोसीड करने का काम करते हैं, और आगे के क्रम में हम समझते हैं, देखते हैं कि क्या चीजें हमारे चैप्टर में खास होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स है। अगर आपको याद हो तो पहले चैप्टर में हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था। जब गॉस के नियम को पढ़ाने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने के पहले पहले याद करिए मैंने वहां पर पढ़ाया था एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, सॉरी एरिया वेक्टर पढ़ाया था। एरिया वेक्टर जिसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते थे, और हमने कहा था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव जो होता है तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, हमने ऐसे बनाया था। और हमने लिखा था कि वेक्टर ए बराबर जो है ए इंटू में एन कैप हो जाता था। वहां पर ये सारी चीजें हमने बताया होगा, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर का पार्ट है। और एरिया वेक्टर में मैंने ये भी बताया था कि अगर वो जो है जो जिसका आप एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं वो बंद बंद वक्र हो या बंद पृष्ठ हो, तो एरिया वेक्टर सदैव बाहर की ओर होता है, कभी भी लंबवत अंदर की ओर नहीं होता। लंबवत किधर होता है? बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ये बात तो बेसिकली आपने एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट जान लिया। अब चूंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है इस वजह से जो है देखिए हम यहाँ पर बार बार दिखाएंगे कि एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर आपने चुंबकीय फ्लक्स में क्या, सॉरी विद्युत फ्लक्स में क्या पढ़ा? विद्युत फ्लक्स में आपने पढ़ा कि विद्युत रेखाओं की संख्या, या ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो भाई बस ठीक उसके विपरीत है। विपरीत होने का मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र था, सॉरी वहां पर विद्युत क्षेत्र था, तो वहां पर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी। यहाँ पर वही चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। बल रेखाओं के बारे में दोनों पता है, वो विद्युत हो चाहे चुंबकीय हो, मैंने बताया है चौथे चैप्टर में, पांचवें चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है जी? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप है, या बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये एक कोई भी एक क्या है, संबद्ध पृष्ठ है, और यहाँ से ये गुजरने वाली क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है इसे ही हम क्या कहते हैं भाई? इसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इससे देख लीजिए कि कितने बल रेखाओं की कितनी संख्या है, जितनी संख्या होगी उतना ही उसका चुंबकीय फ्लक्स होगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। यहाँ पर मुर्दा बन के बैठने से काम थोड़ी नहीं चलता है। आप बिहार के शेर हैं, और बिहार के शेर लोग बड़ी आसानी से हार नहीं मानते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब आप क्या इस बारे में सोचते हैं वो तो आपकी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला देखिएगा, अगर मान लीजिए ये तो तल के लंबवत सीधा सीधा है, ठीक है। अगर ये किसी थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तब क्या होता है? यानी देखो अभी इस पे हम स्थिति की बात, यानी ये थीटा कोण कितना डिग्री है हम विशेष स्थितियों में इसका वर्णन करेंगे। लेकिन बस आप इतना समझिए कि कोई भी अगर पृष्ठ है और उससे गुजरने वाला कोई भी अगर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, और उसमें उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, यानी मान के चलिए चुंबकीय क्षेत्र है और इस पे क्या है, कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी यही क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। ये बात बस क्लियर है। अब ये कितने एंगल पे है, कैसे है, वो हमारा बताना काम है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर में पिछले 2-3 चैप्टर को थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। वजह यह है आपका समय, आपका हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, ये हमारा दायित्व है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो इसका जो रिजल्ट आता है इसे हम फाई या फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है जी? बी डॉट प्रोडक्ट ए होता है। क्या होता है? बी डॉट प्रोडक्ट ए होता है, जहां पर बी क्या है कि बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ए क्या है, एरिया है, ठीक है, या एरिया वेक्टर है, जैसा एरिया वेक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं। अब चूंकि एक चीज आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी रहता है, तो ये क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है भाई? ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये जो फाई है, फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया क्या, आपका चुंबकीय फ्लक्स। अब हम इनके विशेष स्थितियों के बारे में बात करते हैं। विशेष स्थितियां क्या है कि अगर अगर यहाँ पर चूंकि आप देखिए, आपने अभी अभी क्या निकाला कि आपने ये निकाला कि भाई फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं पहली स्थिति के बारे में बात करता हूं कि यदि यदि ठीक है बी तथा
ए ओहो बी तथा ए। अब बी क्या है ए क्या है आपको मालूम है, चुंबकीय क्षेत्र है और क्या है एरिया है, ठीक है। के बीच का कोण 0 डिग्री हो, ठीक है, 0 डिग्री हो तो। अब ये 0 डिग्री कैसे होगा, इसके लिए मैं कुछ नोटबुक वगैरह ले लेता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये जो है आपका एक पृष्ठ है और इससे चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, सीधा सीधा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही है और ये पृष्ठ इधर है। तो हम अगर ऐसे लंबवत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। समांतर है और दिशा किधर है, समान है, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है और इसकी दिशा भी क्या है, इधर ही है, यानी एरिया वेक्टर की भी दिशा क्या है, इधर ही है। यानी दोनों दिशा अगर सेम है तो वहां पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई बराबर क्या मिलेगा भाई, बी ए मिल गया। यानी यहां पर ये जो फाई का मान कैसा है, मैक्सिमम है। बात समझ में आ गया, ये फाई का मान कैसा है जी, मैक्सिमम है। दूसरा सिचुएशन देखिए भाई कि यदि यदि ठीक है, यदि बी तथा ए एक दूसरे के लंबवत हो, अगर एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो, तब थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। अर्थात फाई का वैल्यू बी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। तो बी ए इंटू में 0 यानी फाई का वैल्यू आ गया 0। तीसरा सिचुएशन देखिए भाई, तीसरा सिचुएशन ये कहता है कि यदि बी तथा ए के बीच का कोण, ठीक है, यानी एक दूसरे के समांतर तो हैं लेकिन विपरीत दिशा में, इधर इसके ठीक विपरीत। अभी क्या हुआ दूसरे वाले में, ये ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। दूसरे में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है, एरिया वेक्टर की दिशा यह है एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच का कोण 180 हो, 180 हो, तो 180 होगा तो क्या होगा भाई, थीटा इक्वल टू 180 अंश। यानी अब यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, फाई इक्वल टू बी ए कॉस 180, यानी फाई बराबर बी ए माइनस 1, यानी फाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में बी ए, यानी ये कैसा आ गया भाई, ये आ गया मिनिमम। तो यहाँ पर ये मिनिमम आया और ये वाला कैसा आ गया, मैक्सिमम आ गया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, विश्वास है, मुझे आशा है, भरोसा है, जो आप समझे सब है मुझे। लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपको इतनी चीजें क्लियर कट तरीके से समझ में आ रही है। चलिए अब हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और हम अब अपने इसी टॉपिक के थोड़ा सा एक और स्टेप आगे ले लेते हैं। और एक स्टेप आगे लेने के क्रम में इसके हम मात्रक और बीमा, ठीक है, इसके मात्रक और बीमा के बारे में हम बात करते हैं। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर इसका क्या होता है भाई, मात्रक होता है। तो मात्रक इसका क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है, मात्रक क्या लिख देते हैं, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या इसी को हम क्या कहते हैं जी, वेबर कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया, या इसी को हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। अब इसको देखो, इसको आप इस मात्रक को बड़े अलग अलग रूप में लिख सकते हो। न्यूटन मीटर बटे एम्पियर है। देखना ध्यान से, इधर मैं लिखता हूं कैसे। अब न्यूटन बोले तो क्या हो गया, एफ हो गया, और इंटू में क्या है, मीटर किसका होता है, दूरी का, विस्थापन का, एस हो गया। तो एफ इंटू एस बराबर होता है क्या, डब्लू। और डब्लू का मात्रा क्या होता है जी, डब्लू यानी कार है, कार का मात्रा क्या है भाई, जूल है। तो इन न्यूटन मीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जी, जूल लिख सकते हैं।
तो जूल बटे एम्पियर, समझ में आ गया? ये जूल बटे क्या हो गया? एम्पियर हो गया। लेकिन अब जूल बटे एम्पियर के अलावा भी अब चूंकि W बराबर, एक चीज और जानते हैं आप कि चूंकि V बराबर W अपान में क्या है? क्यू भी होता है। W बराबर क्या होता है? क्यू भी होता है। तो यहां से W बराबर क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू लिख सकते हैं। और यह जो है ये क्या हो जाएगा? ये बोल्ट हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? ये आवेश, आवेश बोले तो क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। इसका क्या होगा? बोल्ट इंटू कुलाम। ठीक है, तो यहाँ पर बोल्ट इंटू कुलाम भी हो सकता है, तो इसके जगह पर हम बोल्ट इंटू कुलाम लिख सकते हैं। एक विकल्प हमारे पास और बचता है, एक विकल्प हमारे पास और बचता है, और वो विकल्प है, ठीक है, धारा को चेंज करने का। किसको चेंज करने का जी? धारा को चेंज करने का। जूल एम्पियर के बाद में सीधे सीधे अगर हम धारा को चेंज करें तो चूंकि I बराबर क्या होता है? Q बाई टी होता है, तो T बराबर क्या हो जाएगा? या यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में लिख दे और इसको इस फॉर्मेट में लिख दे। तो यहाँ पर जो जूल सेकंड लिखा, सॉरी जूल, या क्या बोलते हैं, सॉरी जूल प्रति एम्पियर लिखा है, तो जूल प्रति एम्पियर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जूल प्रति एम्पियर को हम यहाँ पर अगर कन्वर्ट करना चाहें तो जूल को जूल रहने देते हैं और एम्पियर को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? इसमें आवेश बटे मतलब क्यू अपान टी के टर्म में। तो क्यू अपान टी के टर्म में क्यू का क्या हो जाता है भाई? इसका क्या होता है? कुलाम हो जाता है, कुलाम। अब बटे इसका क्या होता है? सेकेंड हो जाता है। क्या होता है? कुलाम सेकेंड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? कुलाम, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको नहीं, ये जो जूल है इसको जूल रहते देते हैं और नीचे वाले को एम्पियर, एम्पियर की जगह पे क्या हो जाएगा? नीचे में कुलाम, अब बटे क्या हो जाएगा? ये सेकेंड हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? जूल इंटू सेकेंड बटे कुलाम हो जाएगा। क्या हो गया? जूल इंटू सेकेंड बटे कुलाम हो गया। अब यहाँ पर देखो, जूल इंटू सेकेंड अपान में कुलाम अगर लिख दिए हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है? ये भी है भाई, W है और Q है, तो W बाई क्यू क्या होता है? कहीं ना कहीं भी का मात्रक होता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा था ये वाला, देखो ध्यान से। तो ये जो भी बराबर क्या होता है? W बाई क्यू होता है। तो इसके जगह पर हम एक चीज और पुट कर सकते हैं, जूल प्रति कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम को आप क्या लिखोगे? बोल्ट लिखोगे, बोल्ट लिखोगे और इनटू में क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर भी हो सकता है, ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं जो फालतू फालतू चीजें इनको मिटा देता हूँ। हाँ, ये सारा चीजें कहाँ से आया ये आपने समझ लिया, और ये एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट से आप काम कर सकते हैं। साथ साथ में इसका अगर हम बीमा बनाना चाहें तो बड़े आराम से बीमा बना सकते हैं। इसमें से कोई ले लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई लिखिए। यहाँ देखिए, जूल प्रति एम्पियर, चूंकि हमने जाना कि यहाँ पे क्या होता है इसका मात्रक, जूल प्रति एम्पियर है। जूल बोले तो क्या होता है? कार्य, कार्य का बीमा क्या होता है? ml स्क्वायर टी के पावर में -2, और इसका क्या होता है? केवल केवल a होता है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ml स्क्वायर टी के -2 और a के पावर में -1। ये बन गया क्या भाई? बीमा। क्या हो गया? बीमा। मात्रक में मैंने क्या क्या मात्रक होता बता ही दिया। एक मात्रक आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या इसी को हम क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। आप जरूरत पड़ने पर जूल प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर जूल सेकेंड प्रति कुलाम लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हैं? बोल्ट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये कोई भी मात्रक और कोई भी बीमा आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बीमा एक ही होगा, बीमा अलग अलग नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो भाई एक ही होगा, लेकिन बाकी का तो चीजें अलग अलग हो सकता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा सोच के, मान के, समझ के चलता हूं। आगे आ जाइए भाई। आगे हमारा एक एक्सपेरिमेंट आ गया, और ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा रोचक है, जबरदस्त है और शानदार है। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा,
और डायग्राम के मैं 2-3 सिचुएशंस लेने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए एक क्या है, एक चुंबक है, एक इसका नॉर्थ है और एक क्या है पोल साउथ है। और इसके बगल में यहां पर जो है मैं एक कुंडली बनाता हूं, एक कुंडली बना दिया मैंने, ठीक है। ओहो चलो, ये देखो यहाँ कुंडली हो गया और इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर। और इसके 3 सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं। एक सिचुएशन ये हो गया, यहाँ पर एक सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन भाई यहाँ पर, ओहो कैसे छूट रहा है यार, हाँ ठीक है। देखो दूसरा सिचुएशन यहाँ हो गया और तीसरा सिचुएशन इसके ठीक नीचे मैं कर देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर ये गैल्वेनोमीटर है, ये कुंडली है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, ये चुंबक को भी स्थिर रखें, ठीक है, ये चुंबक क्या है स्थिर है और ये कुंडली भी स्थिर है, तो इसमें कोई भी हलचल नहीं होगा, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई जैसे था वैसे है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चुंबक को उठा के इसके क्लोज ला दिया। जैसे ही क्लोज लाया, ये चुंबक की सुई क्या हो गई, एक विशेष स्थिति में विक्षेपित हो गई। और वो विशेष स्थिति मैं मान लेता हूं कुछ यूं आपको दिखेगी, ठीक है, ऐसे विक्षेपित हो गई। यानी इसका डायरेक्शन क्या था, मैंने इधर से इधर लेके गया, ठीक है। अभी इन सभी निष्कर्षों पर, सभी परिणामों पर हम पहुंचेंगे, ध्यान से समझते रहिए। फिर अगर ये जो है मैंने इसको यहां पे लेके आ गया, तो ये जो है सुई उधर चली गई थी। अब मैं कर रहा हूं, एक काम करते हैं, इसको फिर आप दूर लेके जाओ। जैसे ही आप इसे दूर लेके जाते हो, तो इसके चुंबकीय सुई का डायरेक्शन क्या हो जाता है, ठीक उसके विपरीत हो जाता है। ठीक उसके क्या हो जाता है भाई, विपरीत हो जाता है। जिधर गया था उसके ठीक विपरीत हो गया। यह है फैराडे के एक्सपेरिमेंट। अब ये फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या जो मैंने बताया, यही सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या है कि जब तक कुंडली एवं चुंबक स्थिर रहते हैं तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई विचलन नहीं आता है। बात सही है, जब तक स्थिर है तब तक कोई विचलन नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए आप ध्यान से, दूसरा में क्या लिखा गया है, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट वेट 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 वेट। हाँ, दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरा सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है कि यहां पर जैसे ही दंड चुंबक किसी ध्रुव को स्थिर कुंडली की ओर लेके जाया जाता है, गैल्वेनोमीटर निश्चित दिशा में विचलन आ जाता है। यहां पर देखिए, जैसे ही मैंने उसके ओर लेके गया, इसमें एक निश्चित दिशा में विचलन आ गया। ठीक, इसके विपरीत आ जाइए, ठीक है, इसके विपरीत आइए। तीसरा में क्या लिखा है, जब दंड चुंबक को उसी ध्रुव को स्थिर कुंडली से दूर ले जाते हैं तो प्राप्त विचलन की दिशा विपरीत हो जाती है। और मैंने जब यहाँ पर इसको क्या किया, दूर लेके गया, तो यहाँ पर विचलन, प्राप्त विचलन की दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले इसको दूर थोड़ा सा कर देते हैं, और यहाँ क्या हो गई, प्राप्त विचलन की दिशा बदल गई। समझ में आ गया। तो ये 3 कंडीशन के लिए 3 चीजें मैंने बनाई थी। आगे इसी का कंक्लूजन है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए अथवा शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग कर दिया जाए तो विचलन में वृद्धि हो जाती है। ये जो आप चुंबक का यूज कर रहे हैं, इस चुंबक की मैग्नेटिज्म पावर और बढ़ा दो, या इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या को भी बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, और तेज डिफ्लेक्ट होगा, और तेज डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यदि चुंबक को तीव्र वेग से गति कराया जाए और गतिशील कराया जाए तो विचलन बढ़ जाता है। यह जो चुंबक है, धीरे धीरे ले जाओगे तो ये धीरे धीरे सुई हिलेगी, जल्दी जल्दी कराओगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सुई हिलेगी। बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए, यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गतिशील कराया जाए तो ठीक इसी प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो अभी देखो, अभी हमने क्या कराया,
हमने हमने कुंडली को स्थिर रखा और चुंबक को हिला रहा था। अब हम कह रहे ना चुंबक को तुम स्थिर कर दो, तुम कुंडली को आगे पीछे लाओ, तो क्या कुछ निष्कर्ष बदलेगा? नहीं बदलेगा जी। निष्कर्ष विल रिमेन सेम फॉर ऑल द टाइम। जो कंक्लूजन है वो हमेशा हमेशा के लिए सेम सेम रहेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यदि दंड चुंबक तथा कुंडली को एक समान चाल से गतिशील कराया जाए तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा। यानी अगर इसमें से जो है, इसमें हम अगर समान चाल से चलाएं, ये भी समान चाल से चल रहा है, ये भी समान चाल से चल रहा है, यानी इसमें कोई भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं और गैल्वेनोमीटर में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया? इतनी बात अगर समझ में आ गया तो बहुत बेहतर। हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ये जो है फैराडे और हेनरी के प्रयोग तो हम पढ़ लिए हैं। अब हम फैराडे और हेनरी के प्रयोग के निष्कर्ष को पढ़ते हैं और इसी से मिलता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, निष्कर्ष हेडिंग लगा होगा। जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, यह बात याद रखना है। यदि कुंडली एक परिपथ है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, यानी जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं और यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह बात मैंने बोला भी था कि यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, यही घटना होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अब यहां पर देखिए हमारे पास फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम पढ़ने हैं और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित मुख्यतः दो नियम पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एक नियम जो कि पहला नियम होता है और पहला नियम कोई अलग नियम नहीं है, जो अभी अभी आपने पढ़ा वही नियम है कि जब हम किसी चुंबक को कुंडली में लेके आते जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण वहां पर एक प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यही है फैराडे का पहला नियम। यहाँ पर सामने सामने आपके लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। जब किसी परिपथ में वृद्ध परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही बात मैंने बताई थी, यही बात। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है तो विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेरित। ठीक है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, यह है फैराडे का पहला नियम। तो फैराडे का पहला नियम कोई अलग नियम नहीं है, हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं। अब आ जाते हैं फैराडे के द्वितीय नियम पे। द्वितीय नियम में देखो बड़ा नियम बेहतर है। इस नियम के अनुसार अगर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, अर्थात ई जो है वह किसके समानुपाती होता है? ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर को। तो परिवर्तन माने क्या होता है? डेल्टा फाई। फ्लक्स क्या है? फाई है, तो डेल्टा फाई और दर बोले तो क्या नीचे डेल्टा टी लगेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है यदि डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल फाई अपॉन डेल टी होता है। लेकिन यहाँ पर लगेगा आपका माइनस का चिन्ह और इस चिन्ह को हटाएंगे यानी इसको हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि के माइनस में के डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी, जहां जहां के समानुपाती नियतांक है। जहां के क्या है? समानुपाती नियतांक है। यदि के बराबर 1 हो तो, यदि के बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा भाई? ई इक्वल टू माइनस में डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी। ये एक रिजल्ट मिला, लेकिन इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसे मैं अथवा कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर t टेंस टू 0 के लिए, लिमिट t टेंस टू 0 के लिए होता है, या e इक्वल टू माइनस में डी फाई
अपान में क्या होता है, dt होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, तो यहां पर मैं अगला पॉइंट लिख दे रहा हूं, क्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, n हो तो क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, E इक्वल टू माइनस में d, ठीक है, या ऐसे लिख लो इसको, डी डी टी ऑफ n फाई, ठीक है, ऐसे लिखाता है। ये निकल गया क्या, फैराडे के द्वितीय नियम का निष्कर्ष। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा पूरा भरोसा है, विश्वास है। ठीक है, अब जो है इस भरोसा और विश्वास को हमें और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के क्रम में हमारे पास अगला हमारा सेगमेंट क्या कहता है, या अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो, यानी यह है लेंज चाचा का नियम। और ये लेंज चाचा का नियम यही कहता है कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। अर्थात किसी भी परिपथ में जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है, तो उस समय, उस वक्त विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और वह धारा जिस के कारण उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है, वो विरोध करती है। अर्थात यहां देखिए, लेंज नामक वैज्ञानिक ने प्रेरित, ठीक है, वैज्ञानिक ने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए एक नियम दिया। लेंज के नियमानुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ठीक, समझ में आ गया, यानी वो उसी का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। यही होता है लेंज का नियम। और आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है कि नहीं होता, तो हाँ होता है। ठीक है, ये सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इससे बेहतर चीज और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, आ जाइए भाई, यहाँ पर जो है हमें निकालना है क्या, हमें धारा की दिशा निकालना है, प्रेरित धारा की दिशा निकालना है। इसके लिए पढ़ना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब ये फ्लेमिंग चाचा के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप उठाइए दोनों हाथ और बोलिए भारत माता की जय। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा दायां हाथ, और यही दायां हाथ फ्लेमिंग चाचा का भी दायां हाथ रहा होगा, उनका अलग कोई हाथ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, इन्होंने ऐसे करा कि ऐसे अपने दाएं हाथ को ऐसे फैलाया कि तीनों उंगलियां, जिसमें से अंगूठ, मध्यमा और तर्जनी, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं। समझ में आ गया, लंबवत हो जाते हैं। और इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, VBI, क्या याद रखना है, VBI। ठीक है, VBI। ठीक है, अगर ये ट्रिक है आप याद रखते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा आराम से। ये क्या है, ये गति की दिशा है, ये B है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या है, ये क्या है, धारा की दिशा है। समझ में आ गया, ये करंट का डायरेक्शन है। तो अब ये जो VBI का सिनेरियो है, अब समझिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से है, ये वाला हाथ, ये अंगूठा ऐसे है, ये वाला उंगली इधर है, और ये करंट की दिशा ये वाली है। समझ में आ गया, पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि दाएं हाथ की तर्जनी उंगली तथा अंगूठे को चित्रानुसार इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के कैसे हो जाएं, लंबवत हो जाएं। देखो भाई, एक दूसरे के लंबवत, ये एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है, ये भी कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत है। बात क्लियर है, लंबवत हो जाए। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंगित करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा में इंगित करे, तो केवल केंद्रीय उंगली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी मिडल फिंगर। समझ में आ गया, ये प्रेरित धारा की दिशा को क्या करेगा, इंगित करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा विश्वास है। अगर कहीं भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप जरूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और हमारा अगला कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
छोटा सा नहीं है तो वह डेरिवेशन, लेकिन इसे हम छोटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेसिकली एक चालक छड़ की गति के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके कारण होता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस डेरिवेशन को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं। और इसमें जो है एक हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक छड़ रख दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं छड़ क्या है भाई, ए बी है, ठीक है। और इसमें जो है हम इस तरीके का कुछ कल्पना करते हैं। इसकी लंबाई जो है क्या होने वाली है जी, एल होने वाली है। इसकी लंबाई क्या होने वाली है, इसकी लंबाई जो है एल होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला डेराइव होकर फार्मूला आता है, देखो मैं डेरिवेशन कर नहीं रहा हूँ, वजह यह है कि मैं मैराथन में ये सारा डेरिवेशन भी कॉन्क्रीट तरीके से कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इसके लिए जो विभव अर्थात जो विद्युत वाहक बल का सूत्र प्राप्त होता है, वह सूत्र क्या होता है, V बराबर VBL होता है। और I बराबर क्या होता है जी, VBI बोले तो क्या होता है, चूंकि यहाँ पर देखिए एक चीज समझिए कि चूंकि I बराबर V/R होता है, तो अगर यहाँ पर V का वैल्यू यह रखा गया तो VL रख दिए, और R की वैल्यू क्या है, R है। तो I यानी ये प्रेरित धारा है, और ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। समझ में आ गया। तो यहाँ से ये इस डेरिवेशन से ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट की भी आप बेहतर तरीके से कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल वगैरह इससे बनेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने अगली घटना पर, और हमारी अगली घटना का नाम है, क्या नाम है भाई, स्वप्रेरण। क्या नाम है जी, स्वप्रेरण, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता है। अब यहाँ पर देखो, सेल्फ इंडक्शन समझना उतना ही आसान है जितना कि चम्मच से उठा के चावल को खाना। तो ये आसान तो है, अब कैसे आसान है समझिएगा। यहाँ पर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह परिघटना जिसे किसी कुंडली अथवा चालक का लूप में धारा प्रवाहित करने पर स्वयं उसी कुंडली अथवा लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यह स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। यानी यहाँ पर देखिए, ये प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा है, धारा की दिशा यहाँ पर अलग अलग है। चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, एक कुंजी लगा हुआ है। जैसे ही हमने जोड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, इधर से इधर धारा की दिशा इधर चली। और भाई प्रेरित धारा क्या होगी, प्रेरित धारा अभी हम लेंज के नियम में बताएं कि जिसके कारण उत्पन्न होती, इसी के कारण उत्पन्न हो रही है, और इसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ये इधर तो ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी स्वयं इसी में, इसी कुंडली में, जिस कुंडली में यह उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध कर रही है। और दूसरी चीज क्या है, सेल्फ इंडक्शन यानी स्वप्रेरण का मतलब क्या हुआ कि जिसमें यह धारा प्रवाहित किया जा रहा है उसी कुंडली में यह उत्पन्न हो रहा है। मेन बात यह है, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर धारा की दिशा को देखा जाए, यानी धारा का जो घटता या मुख्य जो धारा है, अगर मुख्य धारा को हम घटा दें, जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पर बैटरी लगा है, धारा के मान को बढ़ाएं तो ये इसके विपरीत है। लेकिन अगर मुख्य धारा को हम घटाने लग जाएं तो ये धारा की दिशा में चलने लग जाता है। सबसे खासियत इसका ये है, ठीक है। तो इसकी देखिए, धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इधर क्या है, उल्टा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य धारा घट रहा है और यहाँ पर मुख्य धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ गया। तो चलिए, ये बात अगर समझ में आ गया तो हम इसके अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। और अगला जो कॉन्सेप्ट होता है वह होता है क्या, कि यहाँ पर स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, या स्वप्रेरकत्व कह लीजिए। चूंकि जो डेल्टा फाई होता है, डेल्टा फाई लिखिए, चाहे केवल और केवल फाई लिखिए, ठीक है, वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी, आई के। किसके होता है, आई के। अर्थात जितना ज्यादा धारा की वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स में के मान में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फाई है, यहाँ पर क्या है, जो फाई है वह इक्वल है किसके, एल आई के। यहाँ पर क्या कर देते हैं, एल आई के। जहां जहां एल क्या है, एल एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अगर अब इस हम L का वैल्यू निकालना चाहें तो यहां पर क्या रखेंगे, ध्यान समझिएगा। चूंकि आप एक चीज जानते हो, किस चीज की चीज जानते हो, अभी अभी हमने पढ़ाया वहां पर, ठीक है। हमने क्या पढ़ाया, अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर जो है ये मैंने पढ़ाया आपको फैराडे के द्वितीय नियम।
फैराडे के द्वितीय नियम में ये रिजल्ट मिला। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूमैन का नियम। ठीक है, यहां पर देखिए इस रिजल्ट से हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है कि चूंकि E इक्वल टू माइनस में डी फाई अपान में डी टी, समझ में आ गया। अब इस फाई की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? E इक्वल टू माइनस में डी और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एल आई अपान में क्या है? डी टी है। तो आपको यहां पर एल को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा? एल डी आई अपान में डी टी, डी आई अपान में डी टी। आपको एल की वैल्यू चाहिए क्योंकि स्व प्रेरकत्व तो क्या है? एल है। तो एल बराबर क्या हो गया जी? एल बराबर ई अपान में डी आई अपान में डी टी और ये लग गया माइनस, ये निकल गया प्रेरकत्व का फार्मूला। ठीक है, यहां पर मैं कहूं कि यदि एकांक समय हो, ठीक है, क्या रहे? यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर हो वो क्या हो? एकांक हो। ठीक है, तो उत्पन्न फ्लक्स ही स्व प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, मैं इस बात को लिखता हूं, यदि कुंडली में, ठीक है, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर है, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो, ठीक है, एकांक हो तो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या हो? सॉरी, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स नहीं, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। यहाँ पर देखिए एकांक होगा तो ये क्या हो जाएगा? एल और ई के क्या हो जाएगा? सॉरी, एल ई के क्या हो जाएगा? बराबर हो। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा काम समाप्त हो गया। तो यहाँ तक जो भी चीजें था स्वप्रेरकत्व से संबंधित चीजें खत्म हो गई। इसके से संबंधित अगर छोटी छोटी बात हम करें तो यूनिट एंड डायमेंशन लिख सकते हैं आप लोग। तो यूनिट एंड डायमेंशन कोई अलग नहीं होता, वेबर प्रति एम्पियर होता है। क्यों भाई? उसका क्या होता है? वेबर हो गया, नीचे क्या हो गया? एम्पियर हो गया। ठीक है, तो वेबर प्रति एम्पियर आप लिख सकते हैं या हेनरी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मात्रक। तो इसका मात्रक भी मैं नोट कर देता हूँ। मात्रक क्या है? वेबर प्रति एम्पियर, या ठीक है, या क्या होता है यहाँ पर? या हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी। तो वेबर प्रति एम्पियर लिख लीजिए या तो हेनरी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और साथ साथ में इसका अगर आपको बीमा लिखना है तो बीमा लिखने में क्या लिखिएगा? तो बीमा में देखिए क्या होगा? बीमा में ई का बीमा आप जानते हैं। ठीक है, एम एल टी पावर 2 माइनस ए। ठीक है, एम एल टी पावर माइनस 2 टी के पावर माइनस 2, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 1, और अपान में क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है? नीचे आई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक बार ऊपर जाएगा, एक बार क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 और ए के पावर में माइनस 2। ठीक है, ये ही हो गया। तो ये इसका क्या बन गया? डायमेंशन बन गया। तो इतना चीज़ें हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जो है थोड़ा सा चीज़ें बचा हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बचा क्या हुआ है? देखिए, किसी परिपथ में स्वप्रेरकत्व वाले अवयव को प्रेरक कहते हैं, इंडक्टेंस का इंडक्टर कहते हैं। परिपथ में इसका प्रतीक चिन्ह निम्न है। अब ये प्रतीक चिन्ह क्या निम्न है? यहाँ पर निम्न बना नहीं है, मैं बना देता हूँ। प्रेरक का जो है चिन्ह ऐसे बनता है, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रेरक। आगे देखिए लिखा है, किसी प्रेरक का स्वप्रेरक गुणांक उसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है। क्योंकि सीधे तार से कोई फ्लक्स बद्ध नहीं होता, अतः इसके लिए एल का मान शून्य होता है। किसके लिए शून्य होता है? सीधे तार के लिए। एल का मान सीधे तार के लिए हमेशा हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। उसके लिए हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए? कुंडली होना चाहिए।
एक आदर्श प्रेरक का प्रतिरोध शून्य होता है। आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि आदर्श प्रेरक का प्रतिरोध कितना होता है, तो कितना बताना है, शून्य बताना है। व्यवहार में यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस चालक से प्रेरक बनता है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही होता है। अब भाई देखो, प्रतिरोध किसका शून्य मानोगे? आप कहते हो ना कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलगे है। हमेशा हमेशा प्रतिरोध कहीं न कहीं रहबे करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिरोध के बिना प्रेरक संभव नहीं है। यद्यपि प्रेरक के बिना प्रतिरोध का भी होना संभव नहीं है। एक दूसरे के ये क्या है, पूरक है। अगर एक नहीं है तो दूसरा नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं। और अगला हमारा जो टर्म है ये क्या कहता है, कुछ विशेष स्थितियों में प्रेरक की गणना। जैसे किसके लिए, कुंडली में, ठीक है, कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर देखिए इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो U बराबर हाफ L/I0² होता है। और साथ साथ में यहाँ पर पढ़ें अगर कि जब हम कुंडली में धारा के मान को बढ़ाते हैं तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। ये तो लेंस लॉ में पढ़ ही लिया आप लोग, जिसके कारण कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। अब देखो एक चीज समझो कि हम यहाँ पर इतनी आसानी से ये चीजें लिख दी हैं कि संचित ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो फार्मूला है ये इतनी आसानी से नहीं दिखा है। ये फार्मूला डिराइव होता है। मैं यहाँ पर 2-3 फार्मूले ऐसे लिखे हैं जो एक्चुअल में डिराइव होना है, लेकिन हमने डिराइव नहीं करा है, ठीक है। तो आराम आराम से जो 1-2 फार्मूले छोड़ रहे हैं तो हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि भाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आप उसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ये बात समझते रहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं ना कि केवल आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी सारा चीजें आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, अन्योन प्रेरण क्या होता है इसको समझते हैं। और अन्योन प्रेरण के साथ साथ में हमें अन्योन प्रेरकत्व को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यह परिघटना जिसमें एक कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर निकटवर्ती दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है और अन्योन प्रेरण कहलाता है। यानी उसमें क्या था, जिस कुंडली में हम धारा परिवर्तन कर रहे थे उसी में विद्युत वाहक या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप एक कुंडली में, अर्थात मैंने इस वाले में क्या लगाया, बैटरी जोड़ा, इस वाले में मैंने बैटरी लगाया, इस वाले में हमने क्या किया, देखो यहाँ रियोस्टेट लगा है, परिवर्ती प्रतिरोध, इसमें हमने क्या करा, धारा परिवर्तन किया, तो इसके कारण इस वाले कुंडली में भी क्या हो गया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। समझ में आ रहा है? इसमें मैंने किया तो इसके कारण इसमें क्या हो गया, अपने आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, अन्योन प्रेरण, यानी मोटिवेशन से एक को देख के दूसरा प्रेरित हो जा रहा है। जैसा नहीं कहते हैं क्या, हमारे बगल वाले भैया बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, हम भी मन कर रहा पढ़ने के लिए, पता लगा 3-4 को बगल के गांव में क्या जिम जाता है रोज डेली डेली, हम भी जिम जाएंगे, उसका बढ़िया बॉडी बन गया है, ठीक है। तो ऐसे होता है, एक को देख के दूसरा, आपको हर एक काम के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। बात ये सब फालतू काम है, हर काम के लिए मोटिवेशन ढूंढोगे भाई ठीक है। चलिए अब जो है इतना काम तो आपने समझ लिया, आपने कर लिया। हम कुछ टर्मिनोलॉजी को और समझते हैं, और हमारे पास में अन्योन प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरण गुणांक है, इसको भी हम समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि हमने अभी अभी जो चीजें Li लिखा था, बस उसी टर्म को, चूंकि हमने क्या लिखा भी कि जो यहाँ पर फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, ये बात जानते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चेंज कर दिया, और यहाँ पर L के जगह हमने क्या लगा दिया भाई, M लगा दिया। और जो M है इसके बारे में हम रेफरेंस देते हैं, जहां M क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि आप फैराडे सेकेंड लॉ, जिसको हम न्यूमैन का नियम कहे थे, उससे जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि स्मॉल ई इक्वल टू माइनस में डी फाई अपान में डी टी, ठीक है। तो इससे हम कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं, एंड रिजल्ट क्या होगा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां पर इसी रिजल्ट में E बराबर माइनस में फाई का वैल्यू रख देते हैं। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ d है, d
एम आई अपान में यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर E इक्वल टू एम को आप बाहर निकालिए, माइनस एम बाहर हो गया, डी आई अपान में क्या, डी टी। तो यहाँ से आप m की वैल्यू अगर चाहिए आपको तो माइनस में E अपान में डी आई अपान में क्या आ गया, डी टी आ गया। तो फिर से लगभग वही रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर चीज़ें सारी सेम समझ आ गया। तो ये जो निकल के आ रहा है आपके सामने, ये है अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक भी इसको कह सकते हैं। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं इस चैप्टर के। और लास्ट में होता है प्रेरकों का संयोजन, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन, सेलों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। तो उसी तरीके से क्या आता भाई, प्रेरकों का संयोजन। प्रेरकों का संयोजन भी दो प्रकार का होता है, एक समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहला होता है। इसमें देखिए एक प्रेरकत्व को यानी एक प्रेरक को हम दूसरे प्रेरक के साथ ठीक उसी तरीके से जोड़ते हैं जैसे कि प्रतिरोध के साथ में जोड़ते हैं, और रिजल्ट भी वैसे आता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये L1 है और ये क्या भाई L2 है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आता है, L इन सीरीज, यानी तुल्य क्या बोलते हैं, तुल्य प्रेरक आता है सीरीज में L1 प्लस L2। मतलब ये ऐसे नहीं है, पूरा पूरा ड्राइव हो सकता है। अगर आपको प्रतिरोधों का संयोजन आ रहा है 101% आप आराम से कर ले जाएंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए उसी तरीके से समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में एक प्रेरक है, इसका एक सिरा, फिर यहाँ पर क्या है, इसका एक सिरा, या क्या कर दो, लगा दो, ठीक है, इसको लगा लो, इसको आप सर्किट को कंप्लीट करो, ठीक। तो ये क्या हो जाता है आपका समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूला जो है आपका ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने जितना भी चीजें था वो लगभग इसको सही तरीके से और एक सब्सिक्वेंटली फॉर्म में जो है इसको जोड़ने का प्रयास किया। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने बताया, लगभग मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बड़ी ही शीघ्रतापूर्वक 1 घंटे के अंदर अंदर समेटने का प्रयास किया। जिनमें से मैंने एक दो डेरिवेशन ऐसे रहे जिनका मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा, जैसे ये वाला हो गया, चाहे ये वाला हो गया, ठीक है। इधर भी आप देख पा रहे होंगे ये सारे डेरिवेशंस को मैंने सही तरीके से बढ़िया तरीके से करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको आप एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अंत में आइएगा। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया मैं एक बारी उसको हल्का सा रिवाइज कर लेता हूँ अंत में जाते जाते, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये है हमारा चैप्टर नंबर 6वां, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले चुम्बकीय फ्लक्स पढ़ाया। चुम्बकीय फ्लक्स पढ़ाने के बाद यहाँ पर हमने क्या पढ़ाया, इसकी विशिष्ट स्थितियों के बारे में पढ़ाया। साथ ही साथ में मैंने पढ़ाया क्या, इसके मात्रक और बीमा के बारे में। मात्रक बीमा के बाद हमने पढ़ाया क्या, फैराडे का एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम आपके लिए महत्वपूर्ण है, डायग्राम आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर पढ़ाया क्या, फैराडे व हेनरी के जो प्रयोग थे, जो मैंने चित्र बनाया था, उसका क्या कंक्लूजन है या उसको हम किस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें भी हमने इसको स्पष्टीकरण के साथ में बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये बताया कि जब आप चुंबक को अंदर लेके जाते हैं, चुंबक की और कुंडली को स्थिर रखते हैं तो कोई भी हलचल नहीं होता है, विक्षेप नहीं होता है। उसके बाद लेके जाते हैं तो एक विशेष स्थिति में होता है, फिर से वापस लाते हैं तो उसका विपरीत होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, चुंबक की गति को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, दोनों को एक समान गति से ले जाया जाए तो क्या होगा। हर एक स्थिति के बारे में मैंने वर्णन किया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये तीनों हो गया स्थिति। उसके बाद यहाँ पर इसका निष्कर्ष था, और इसके निष्कर्ष में ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की डेफिनेशन आती है, जो से मैंने बता भी दिया। तो यहाँ पर इसके निष्कर्ष में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की डेफिनेशन आ गई। साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे सामने फैराडे के प्रथम नियम, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ही होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या फैराडे का नियम या उसका निष्कर्ष ये बताता है कि अगर हम किसी कुंडली में चुंबक को, ठीक है, गतिमान करवाते हैं तो उसमें जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। और यह घटना, यह परिघटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। यह बात समझ में आ गया भाई। चलो आगे यहाँ पर देखिए, फैराडे के जो चुम्बकीय से दूसरा नियम था, इसको न्यूमैन का नियम भी कहते हैं।
आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा लेंज का नियम, लेंज का नियम में मैंने बताया जिस थाली में खाओ उसी थाली में क्या करो, छेद कर दो। तो छेद करने का मतलब यहाँ पर जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसी का वह विरोध करती है, और ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गया जी। उसके बाद मैंने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी बता दिया कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। और फार्मूला इलेक्ट्रिक के लिए मैंने बताया VBI, VBI ध्यान से रखना। V क्या है, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। V क्या है, क्या V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और I क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट है। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है भाई, VBI होता है। समझ में आ गया। आगे यहाँ देखिए, आगे मैंने क्या बताया, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ का चालक छड़ की गति में एक कार्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल के साथ साथ में मैंने यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इसके साथ साथ में मैंने प्रेरित धारा भी के लिए भी सूत्र यहाँ पर बता ही दिया था, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर क्या बताया, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है आप समझ सकते हैं। स्वप्रेरण मैंने बताया कि उसी कुंडली में जिस स्रोत को जोड़ा जा रहा है उसी के कारण, यानी इसमें अगर धारा परिवर्तन किया जाए और इसी के कारण इसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए, कोई विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे परिघटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण से हम निकाल के लाते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है मैंने यहाँ पर बताया, फार्मूला डिराइव किया, मैंने इसका मात्रक लिखा, मैंने इसका बीमा लिखा, हर एक चीज पे मैंने डिस्कशन किया। तो यहाँ पर आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। आप लोग अंत तक देखते रहिए। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में ये बताया गया है कि जो स्वप्रेरकत्व वाले अवयव होते हैं उनको हम प्रेरक कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो जो मैंने बनाया है यहाँ पर, फिर से मैंने प्रेरक को यहाँ पर फिर मैं बना देता हूँ। इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, बना के प्रदर्शित करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका पहला सिरा है और ये इसका जो है वो कौन सा है, दूसरा सिरा है। तो जैसे प्रतिरोध होता है वैसे प्रेरक होता है, लेकिन दोनों के आकृति में क्या है, अंतर है। सेम सेम मत कर देना, सेम सेम मत कर देना प्रतिरोध की जैसे, महाभारत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कहानी। समझ में आ गया। हाँ चलिए, इतनी चीज अगर समझ में आ रही है तो इससे अच्छी चीज कुछ और नहीं हो सकती फिलहाल। और जो कुछ बचे खुचे पॉइंट है इनको मैं रिमाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। किसी प्रेरक का स्वप्रेरक गुणांक उसकी ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता। सीधे तार का जो प्रेरकत्व होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आदर्श प्रेरक का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन यह संभव नहीं है वास्तविकता में, क्योंकि कोई भी प्रतिरोध शून्य नहीं होता। अगर प्रतिरोध शून्य है तो प्रेरक शून्य होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध शून्य नहीं होगा, इसीलिए प्रेरक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध और प्रेरक एक दूसरे के पूरक होते हैं। समझ में आ गया। आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक दूसरे के संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध और प्रेरक एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। कुंडली मैंने संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया। संचित ऊर्जा हमने बताया कि धारा के मान बढ़ाने पर एक ऊर्जा क्या होती है उसमें स्टोर होती है, वो जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। और फार्मूला तो U बराबर हाफ LI नॉट स्क्वायर, ठीक है, हाफ LI नॉट स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण के बाद में हमने बताया कि जिसमें अगर एक कुंडली में आप धारा परिवर्तन कर रहे हो और उसके कारण जो है दूसरे कुंडली में धारा परिवर्तन हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अन्योन प्रेरण में अन्योन प्रेरण गुणांक हमने पढ़ा दिया। अन्योन प्रेरण गुणांक का रिजल्ट जो आया M बराबर E/DI/dt आ गया। आप देखो प्रेरण है, प्रेरकत्व है, वो कौनों रहे यूनिट डायमेंशन सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी मत करना सर इसका भी यूनिट डायमेंशन निकालिए, नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। वेबर प्रति एम्पियर लिखना होगा, लिख लीजिएगा, वही होगा। ml स्क्वायर T⁻² A⁻², बीमा होता है वही होगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए, इतना समझने के बाद अब हमारी बारी थी प्रेरक के संयोजन की। प्रेरक के संयोजन ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आप प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रेरक है, इसका पहला सिरा दूसरे, यानी पहले प्रेरक का जो दूसरा सिरा है दूसरे प्रेरक के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाते हैं। रिजल्ट के तौर पे क्या आता है, L बराबर L1 + L2 ऐसे एंड तक आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेरकों का संयोजन देखते हैं। प्रेरकों का संयोजन समांतर क्रम में देखते हैं। समांतर क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सभी प्रेरक का पहला सिरा एक जगह, सभी प्रेरक का दूसरा सिरा एक जगह, जैसा कि प्रतिरोध में होता है, जैसा कि संधारित्र में होता है, यानी हर जगह होता है। और भले रिजल्ट अलग अलग है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जोड़ना है। रिजल्ट हमारा जो है इस प्रकार का आता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको लगातार बताई। आपको ये सारा लेक्चर कैसा लग रहा है,
क्या आपको सारा लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपने पूरा बेहतरीन तरीके से इस सब चीज़ को पढ़ने का प्रयास किया कि नहीं किया? आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने उत्तर के बारे में, हमें अपने प्रतिक्रिया के बारे में ज़रूर बताइए कि ये चैप्टर कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, यानी 7वां लेक्चर होगा थोड़ा-सा लंबा क्योंकि चैप्टर है लंबा और इम्पोर्टेंट। मिलते हैं 7वें में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।